विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। चैप्टर था हमारा भारत में उद्योग के विविध आयाम यानी डाइवर्सिव डायमेंशंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। काफी कुछ करा चुका हूं। आज है जूट उद्योग यानी जूट इंडस्ट्री। तो विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र और सबसे बड़ा उत्पादक। इस क्षेत्र में 40 लाख कृषक परिवारों को रोजगार मिला है। इसमें 3.70 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्मचारी हैं। देश में 97% मिले हैं। जनवरी 2018 का डेटा है। 97% मिले, जिनमें पश्चिम बंगाल में 71, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में 3, आंध्र प्रदेश में 12, असम और छत्तीसगढ़ में 2 और त्रिपुरा में 1। ये कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार का डेटा है। देश का प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा, इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा 1855 में। कब? 1855 में। कहां पर? कलकत्ता के निकट रिशरा नामक स्थान पर लगाया गया था। भारत में जूट के कारखानों की संख्या 1885 में 11 थी, जो बढ़कर 1947 में 116 हो गई। किंतु 1947 में देश के विभाजन ने भारतीय जूट उद्योग पर कठोर वज्रपात किया था। ये आईएएस का क्वेश्चन है। किस उद्योग पर कठोर कुठाराघात हुआ? आंसर वज्रपात हुआ। आंसर जूट उद्योग पर। क्यों हुआ? क्योंकि 80% जूट उत्पादक क्षेत्र जो था वो पूर्वी पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, वहां चला गया, जबकि कारखाने, जूट के सब कारखाने भारत में रह गए। कारखाने थे भारत में, कच्चा माल जो आता था वो बांग्लादेश से आता था। बांग्लादेश बन गया ईस्टर्न पाकिस्तान। जब गदर हुई 1947 की तो ईस्टर्न पाकिस्तान बन गया। तो 80% जूट उत्पादक क्षेत्र जो है वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। फलता अनेक कारखाने बंद करने पड़े। यह उद्योग कुल उत्पादन का 62% जूट के बोरे के रूप में, 20% टाट के रूप में और शेष गलीचों और अन्य वस्तुओं के रूप में उत्पादित करता है। आज भी बारदाना बोलते हैं, बारदाने का काम लगता है वो थोड़ा अजीब सा काम की बोरे सिल रहे और इकट्ठे कर रहे। बहुत अच्छा प्रॉफिट है जूट में। क्या? बारदाने के काम में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। सिर्फ दिक्कत ये है कि जब आप वहीं बैठे रहते हो तो थोड़ा सा श्वास संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो सकती है? सांस संबंधी। तो 62% जूट के बोरे के रूप में, 20% टाट के रूप में और शेष गलीचों और अन्य वस्तुओं के रूप में उत्पादित करता है। जूट उद्योग कच्चा माल प्रधान उद्योग है। अधिकांश जूट के कारखाने पश्चिम बंगाल, उत्पादन में प्रथम है ये, के जूट उत्पादक क्षेत्रों के निकट संकेंद्रित है। इस उद्योग के लिए स्वच्छ जल तथा प्रचुर एवं सस्ता श्रम आवश्यक है। स्वच्छ जल, प्रचुर और सस्ता श्रम आवश्यक है। कारण स्वरूप यह उद्योग हुगली नदी के दोनों किनारों पर अवस्थित है। हुगली नदी के दोनों किनारों पर स्वच्छ जल भी मिल जाता है, साथ में सस्ता श्रम भी मिल जाता है, इसलिए यहीं पर है ज्यादा संकेंद्रण। यहां सस्ते जल परिवहन की भी सुविधा प्राप्त होती है। पूंजी तथा दामोदर घाटी निगम से सस्ती शक्ति भी उपलब्ध है। टीटागढ़, जगतदल, बजबज, हावड़ा, भद्रेश्वर, बाली, अगरपाड़ा, रिशरा, श्रीरामपुर, श्यामनगर, बांसबेरिया, कानकिनारा, उलूबेरिया, नैहाटी और शिवपुर उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। जूट उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? टीटागढ़, जगतदल, बजबज, हावड़ा, भद्रेश्वर, बाली, अगरपाड़ा, रिशरा, श्रीरामपुर, श्यामनगर, बांसबेरिया, कानकिनारा, उलूबेरिया, नैहाटी और शिवपुर, जो 100 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी पेटी में संकेंद्रित है। यानी जूट की मिलें दिखेंगी आपको वहां पर। क्या मिलेंगी? बोरे बन रहे होंगे जूट के। बिहार में कटिहार, समस्तीपुर और दरभंगा राज्य का जूट के उत्पादन में दूसरा और असम का तीसरा स्थान है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, उत्तर प्रदेश में भी खासकर कानपुर और गोरखपुर, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ अन्य जूट उत्पादक राज्य है। इतना समझ में आ गया। जूट उद्योग के विकास के लिए अनेक विकास कार्यक्रम अपनाए गए, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है जूट टेक्सटाइल सलाहकार परिषद 1969 में स्थापना की गई। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में की गई। इंपॉर्टेंट है, भारतीय जूट निगम की स्थापना कब? 1971। गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1965। जूट मिलों के उपकरण का स्वदेशी निर्माण। अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन 1984 की स्थापना, इसका मुख्यालय ढाका में है। अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहां पर है? ढाका में। स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। जूट विकास परिषद की स्थापना। नई औद्योगिक नीति में 25 जुलाई 1991 में पटसन वस्त्रों के औद्योगिक लाइसेंस से पूर्ण मुक्ति।
ये सब कुछ ऐसे काम है जिन्होंने जूट उद्योग के विकास में क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? ठीक है। अब है रेशमी वस्त्र उद्योग यानी सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में सुदीर्घ परंपरा रही है। यह चीन के बाद विश्व का द्वितीय बृहत्तम रेशम उत्पादक देश है। भारत रेशम की सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। और वो 5 वाणिज्यिक किस्में कौन कौन सी होती है? मलबरी सिल्क होता है, ट्रॉपिकल टसर सिल्क होता है, ओक टसर सिल्क होता है, इरी सिल्क होता है और मूंगा सिल्क होता है। कौन कौन सा? मलबरी, टसर, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, इरी और मूंगा। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। जो मूंगा रेशम है उसमें भारत को एकाधिकार प्राप्त है। वर्ष 2019-20 में देश में कुल 35,820 मीट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ था, जो घटकर वर्ष 2020-21 में 33,770 मीट्रिक टन हो गया। इसमें रेशम की 4 किस्मों में से मलबरी की हिस्सेदारी करीब 70.76% है। कितनी? मलबरी की हिस्सेदारी, मलबरी सिल्क बोलते हैं ना, 70.76%। टसर की हिस्सेदारी 7.96%, इरी की हिस्सेदारी 20.57%, मूंगा की हिस्सेदारी 0.71% थी। मूंगा महंगा होता है, 0.71 है ना खाली। रेशम वस्त्रों के उत्पादन में देश के जो अग्रणी राज्य हैं, सबसे नंबर 1 पे है कर्नाटक, प्रथम नंबर पर कर्नाटक। मंडियां हैं वहां पर, और ये जो सिल्क के कीड़े, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, है ना, उसके बाद इनको उबाला जाता है भाई, बड़ी बुरी तरह से मारा जाता है। आपकी जो साड़ियों की जो वो है ना, अगर आप, इसीलिए मेनका गांधी ने कहा था भाई सिल्क मत पहनोगे, तो हत्या होती है किसकी? कीड़ों की। वैसे कोई तरीका नहीं है उसे निकालने का, जो उसका तंतु होता है उसको निकालने का, और उबालना ही पड़ता है। तो प्रथम नंबर है कर्नाटक का, द्वितीय नंबर है आंध्र प्रदेश का, तृतीय नंबर है असम का, चतुर्थ नंबर है झारखंड का, पंचम नंबर है तमिलनाडु। समझ में आ गया? भारत में बहुत प्राचीन काल से कुटीर स्तर पर रेशम का विनिर्माण प्रचलित रहा है। मध्य पूर्व तथा यूरोप के अनेक देशों को रेशमी वस्त्र निर्यात किए जाते रहे हैं। मुगल शासकों ने बंगाल तथा कश्मीर के रेशम उद्योग को प्रश्रय प्रदान किया था, किंतु देश में रेशम का आधुनिक कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1832 में हावड़ा में प्रारंभ किया गया। कहां पर? हावड़ा में प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात नए कारखाने कर्नाटक में 1845 में, कश्मीर में 1892 में खोले गए। 1934 में तटकर संरक्षण मिलने तक रेशम उद्योग में कई उतार चढ़ाव आए। स्वतंत्रता के बाद देश में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में पर्याप्त प्रगति हुई। देश में लगभग 324 रेशमी वस्त्रों के कारखाने हैं और 8.8 मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त है। कितना? बड़ी महंगी आती है साड़ियां। कभी कांजीवरम जाना या कभी खादी आश्रम में जाना, गांधी आश्रम में, वहां पर भी आती है रेशम की साड़ियां, 8,000, 10,000, 20,000, है ना। क्या है कि रेशम है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में कर्नाटक देश का 33.43% कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यहाँ शहतूती यानी मलबरी रेशम बनाया जाता है, शहतूत पर पाले जाते हैं कीड़े, है ना। यहाँ देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है। कितना? आंध्र प्रदेश का देश में 24.93% के हिसाब से रेशम उत्पादन होता है, तो दूसरा स्थान हो गया। कर्नाटक शहतूत रेशम, झारखंड टसर रेशम, असम जो है वो मूंगा और इरी रेशम का बृहत्तम उत्पादक राज्य है। असम में कौन कौन से रेशम होते हैं? मूंगा रेशम और इरी रेशम। और मैंने आपको बताया था क्या, मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। और मूंगा की हिस्सेदारी कितनी? 0.71%। इसलिए मूंगा क्या होता है? बहुत महंगा होता है। कितने की है? 50,000, 40,000 मूंगा। अरे वो पहनती थी भाई अम्मा, कौन? जयललिता, है ना। कर्नाटक शहतूत रेशम, झारखंड टसर रेशम, असम मूंगा और इरी रेशम का बृहत्तम उत्पादक राज्य है, जबकि मणिपुर एवं जम्मू एवं कश्मीर में रेशम कीट पालन के लिए आदर्श जलवायु है। सर्वाधिक उत्पादन इन्हीं दोनों राज्यों में किया जा रहा है। पुराना कोट पहनो, नई किताबें खरीदो। पुराने पहनो कपड़े, मगर क्या किताबें कैसी होनी चाहिए? नई। ये एक ऐसा निवेश है जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। इसमें अच्छा खरीद कर रखनी नहीं है। बिब्लियोफिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लवर एंड कलेक्टर बुक्स है।
बिब्लियोफिल या बिब्लियोफाइल, है ना। तो लवर एंड कलेक्टर बुक्स नहीं बनना है, पढ़ना भी है, ठीक है। अगला, ऊनी वस्त्र उद्योग, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऊनी वस्त्र उद्योग गांव और निर्यात आधारित उद्योग है जिसमें संगठित, विकेंद्रित और ग्रामीण क्षेत्रों की समान भागीदारी है। भारत में अतीत काल से ऊनी वस्त्रों के विनिर्माण की लंबी परंपरा रही है, किंतु प्रथम आधुनिक कारखाना 1876 में कानपुर में अपर और 1881 में धारीवाल पंजाब में स्थापित किया गया। धारीवाल। भारतवर्ष 2020-21 में 36.93 मिलियन किलोग्राम कच्ची ऊन उत्पादन सहित 74.26 मिलियन भेड़ वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भेड़ जनसंख्या वाला देश है। तो दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा भेड़ें कहां पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती है। इनमें से लगभग 85% ऊन कालीन श्रेणी की है। कालीन बनते हैं। 5% अपैरल श्रेणी की है। अपैरल क्या बोलते हैं आप लोग? अपैरल, अपैरल, अपैरल श्रेणी की है। शेष 10% खुरदरी श्रेणी की ऊन है जिससे कंबल आदि बनते हैं। भारत में प्रति भेड़ औसत वार्षिक उत्पादन विश्व का औसत 2.4 किलोग्राम की तुलना में 0.9 किलोग्राम है। यह एक रोजगार आधारित उद्योग है जिसमें भेड़ पालन और फार्मिंग सेक्टर से संबद्ध 20 लाख व्यक्तियों के अतिरिक्त लगभग 12 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कालीन क्षेत्र में 3.2 लाख बुनकर कार्यरत हैं। भारत विश्व के कुल ऊन उत्पादन का 2% उत्पादन कर विश्व में 10वां स्थान रखता है। सिर्फ 2% ऊन उत्पादन करते हैं भाई। अब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे आप, वहां बहुत ज्यादा है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, है ना। भेड़ पालन केंद्रों को क्या कहते हैं? कि स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेशन। ये आईएएस का क्वेश्चन। भारत में कालीन निर्माण का एक प्रमुख कुटीर उद्योग है। कालीन निर्माण एक प्रमुख कुटीर उद्योग है जिसका प्रमुख केंद्र मिर्जापुर, भदोही, गोपीगंज। मिर्जापुर एक ऐसी जगह है जो, हाँ बिल्कुल, अब तो सभी लोग जानते हैं मिर्जापुर का नाम, पहले नहीं जानते थे, है ना। कालीन भैया। मिर्जापुर, भदोही, गोपीगंज, ठीक है। शाहजहांपुर तथा आगरा उत्तर प्रदेश, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर राजस्थान में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, अमृतसर पंजाब में, पानीपत हरियाणा में, दानापुर बिहार में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, चेन्नई और वालंगपेट तमिलनाडु में, ये सब ऊन उत्पादक केंद्र हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? मिर्जापुर, भदोही, गोपीगंज, शाहजहांपुर और आगरा। राजस्थान में कौन कौन है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जम्मू कश्मीर में कौन है? श्रीनगर। पंजाब में कौन है? अमृतसर। हरियाणा में कौन है? पानीपत। बिहार में कौन है? दानापुर। कभी जाना आप आगरा, वहां कालीन देखना, कितने कितने के आते हैं, लाखों में आते हैं। फॉरेनर्स आते हैं। कौन आते हैं? फॉरेनर्स। जो गाइड होते हैं ना, वो लेके जाते हैं उन फॉरेनर्स को। परसेंटेज होता है उनका बंधा हुआ। एक कालीन बिका 10 लाख का, है ना, और 30% कमीशन मिल गया, 20%, 10%, अलग अलग कमीशन होते हैं, अलग अलग लोग देते हैं। बढ़िया है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। बस हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा चोखा, है ना। लपके, है क्या बोलते हैं? लपके। जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल में शॉल बनाना एक उन्नत कुटीर उद्योग है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में शॉल बनाना एक उन्नत कुटीर उद्योग है। अगला, इंजीनियरिंग उद्योग। अच्छा, मैं अगर ऊन की बात करूं तो प्रथम नंबर अब चीन का है। किसका है? पहला नंबर चीन का है, दूसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया का है। पहले ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 हुआ करता था कभी। कौन होता? अब चीन नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे, न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे तुर्की है और 5वें नंबर पे यूके है। और अगर मैं राज्यों की बात करूं तो ऊन में नंबर 1 पे राजस्थान है। क्या? हाँ, 15,677 किलोग्राम उत्पादन जो करता है राजस्थान करता है। जम्मू कश्मीर जो है दूसरे नंबर पे है, तेलंगाना तीसरे नंबर पे, गुजरात चौथे नंबर पे, महाराष्ट्र 5वें नंबर पे। समझ में आ गया? उत्तराखंड कहीं दिखता ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है, कहाँ गई हमारी भेड़ें? बड़ा दुख होता है। भेड़ पालन भी तो एक अच्छा काम है। बुग्याल है हमारे पास, घास है हमारे पास, पहाड़ है हमारे पास, भेड़ें कहाँ चली गई भाई? और भेड़ पालने वाले कहाँ चले गए? हाँ, उत्तराखंड में एक जगह है, गांव है, भेड़ पालते हैं, वो बकरी पालते हैं। आप वहां जाइए, पूछेंगे आपसे, अगर आपको लोन चाहिए तो कोई लिखत पढ़त नहीं होती, बस देवता के सामने क्या करना होता है? कसम लेनी पड़ती कि वापस कर दूंगा। तब आप बोलोगे 20 लाख दे दो, 30 लाख दे दो, जितना बोलोगे उतना मिलेगा।
रहते वो बिल्कुल आदिवासी परंपरा में है, लेकिन धन की कोई कमी नहीं है। और काम क्या करते हैं? भेड़ और बकरी पालन। क्या करते हैं? इतना पैसा है इसमें। और ऐसा नहीं कि बेचने के लिए नीचे आते हैं, जो कंपनीज हैं वो ऊपर जाती है उनसे लेने। लेकिन कठिन काम है ना, भेड़ पालना, हाँकना कठिन, मतलब देख रेख करनी पड़ती है, बाघ खा जाएगा नहीं। हाँ, भूटिया कुत्ते रहते हैं। हाँ जी, लोन मिल जाएगा, लेकिन वापस नहीं किया तो फिर समझ लेना, हाँ दिक्कत होती है। ऐसे देखे गए हैं उदाहरण, जिन्होंने वापस नहीं किया उनका बड़ा बुरा हुआ फिर। क्योंकि इतनी मेहनत से कमाने के बाद एक वाइब्रेशन भी तो होती है। आपने, श्राप क्या होता है? यही तो होता है, मैंने बहुत मेहनत की, अपनी मेहनत की कमाई से मैंने आपको कुछ पैसे दिए, आपने धोखा दे दिया, लौटाया ही नहीं, तो मेरे मन में क्या निकलेगा? मतलब कुछ निकलेगा ना। फिर नेगेटिव, वो नेगेटिविटी क्या करेगी? आपको दिक्कत करेगी। और फिर मन में जब एक बार क्योंकि शपथ दिला दी, तो आपके मन में बना रहेगा वो डर, अरे भाई कसम खा रखी है देवता की, है ना, अग्नि की। अगला इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। ऐसी कुछ चीजें हैं जहां तक विज्ञान नहीं पहुंचा है। मैंने आपको बताया था केरला में एक मंदिर है जिसके दरवाजे नहीं खोल रहा शासन प्रशासन। कारण यह है कि कई लोग जिन्होंने खोला वो डेथ हो गई। सोना है अंदर बहुत। कौन सा? पद्मनाभ मंदिर। कहां पर है? केरल में ही है, चेक करो। बना रखे हैं उन्होंने दरवाजे पे, सर्व बना रखे हैं, रक्षक, द्वार रक्षक, चित्र हैं, तिलिस्म है। केरल में ही है पद्मनाभ मंदिर, अपार सोना है वहां पर भी। अगला इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। इंजीनियरिंग उद्योग आधुनिक औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। ये उद्योग के लिए मशीनरी और परिवहन, कृषि, खनन एवं निर्माण क्षेत्रों के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। ये सहायक इकाइयों यानी एंसिलरी यूनिट्स तथा लघु पैमाने की इकाइयों को प्रगति को प्रोत्साहन देते हैं। ये उद्योग कील, पेंच, नट बोल्ट आदि से लेकर औद्योगिक मशीनरी, स्वचालित वाहन, वायुयान, रेल के इंजन, कोच, वैगन, जलयान, ट्रांसमिशन टावर, विविध प्रकार का उत्पादन तैयार करते हैं। भारत में इंजीनियरिंग उद्योग प्रधानता सार्वजनिक क्षेत्र में है तथा स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ है। इन उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 भारी यांत्रिक इंजीनियरिंग, नंबर 2 हल्के यांत्रिक इंजीनियरिंग और नंबर 3 विद्युतीय इंजीनियरिंग। भारी मशीनों का निर्माण करने वाली प्रमुख इकाइयां जो हैं वो कौन कौन है? भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची, भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची 1958 में स्थापित हुआ था। दूसरा खनन एवं संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड दुर्गापुर 1965। खनन एवं संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड दुर्गापुर 1965। बड़ा दुख होता है मुझे जब मैं वॉल्वो के पोकलैन देखता हूं। मेक इन इंडिया क्यों नहीं हो पा रहा? उस तरह के पोकलैन क्यों नहीं बना पा रहा जिस तरह के? वॉल्वो हमारी कंपनी नहीं है मेरे ख्याल से, है क्या? बाहर की है ना वॉल्वो। और जो पोकलैन जो अधिकतर दिखते हैं मुझे इस ऑल वेदर रोड पे, वो वॉल्वो के हैं। वॉल्वो की बसेस होती हैं, वॉल्वो के। हम क्यों नहीं बना पा रहे उस तरह? दुख नहीं है? भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड विशाखापट्टनम 1966। पानी के जहाज, हैवी वेसल्स, है ना। जापान क्यों हमसे अच्छा बना पा रहा? जापान में तो लोहा नहीं है, ढंग का कोयला नहीं है, फिर भी इतने अच्छे स्टीमर, इतने अच्छे, इतना सुंदर लगता है वो जब हम देखते हैं। किसमें? जेट बोट्स देखते हैं, जब हम लोग स्टीमर्स देखते हैं। हमारे यहाँ वही पारंपरिक नाव है, नदियां चले चले रे धारा, तुझको आना होगा, कुछ ऐसा ही है। अरे भाई, इलाहाबाद के संगम पर नौकाएं जो हैं वो आज भी वो परंपरागत जो है ना उस तरह की चल रही हैं। लाइफ जैकेट मांगोगे जल्दी से मिलेगी नहीं। और लेकिन हम लोग ऋषिकेश वाले हैं, पानी में जब उतरते हैं तो बिना लाइफ जैकेट के नहीं उतरते हैं, चाहे कहीं भी बिठा दो आप। तो लाइफ जैकेट तो होनी चाहिए भाई। अधिकतर दुर्घटनाएं देख रहे हैं आप, बिहार में सुना होगा आपने, छठ पर इतने डूब गए, उतने डूब गए, क्यों? बिना लाइफ जैकेट के। लाइफ जैकेट पहनिए ना। अगर आप, ठीक है, लाइफ जैकेट से अगर आप गिर गए पानी में तो मरेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, 72 घंटे तक तैरते रहेंगे आप। कोई ना कोई तब तक क्या, कोई ना कोई क्या आ जाएगी, सहायता आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रेस्क्यू टीम आ जाएगी, एनडीआरएफ आ जाएगी, एसडीआरएफ आ जाएगी, है ना। खुद भी हाथ पैर चला लोगे तो क्या पता पहुंच जाओ किनारे पर।
तो हमने तो यही सबक सीखा, जब भी नदी के किनारे जाओ तो लाइफ जैकेट पहन के जाओ। नदी के किनारे मतलब नदी में अगर आप उतर रहे हो और ये मान के उतर रहे हो कि सिर्फ घुटनों तक जाऊंगा मैं, तो ये थोड़े पता होता कि घुटने कहां तक, मतलब नदी कहां तक गहरी है। आप घुटने तक गए, रेत फिसल गई, गए नीचे। ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे धारी देवी है, कई लोग वहां पर क्या होते हैं, वो रेत है, क्योंकि रेत फिसलती है नीचे, नीचे सीधे पानी में उसका हाथ पैर मारते रहो। बिना लाइफ जैकेट के नहीं जाना है कभी भी। कभी भी अगर धारी देवी जाएंगे, कृपया नदी के किनारे तब तक ना जाएं जब तक आपके पास लाइफ जैकेट ना हो, ये ध्यान रखना। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आगे डैम है श्रीनगर में, उसके पीछे वो जो सिल्ट है वो जमा हो रखा है। सिल्ट के लिए रोकने के लिए भी तो कुछ चाहिए, रेत ही रेत है वो कुछ ऐसा मोड़ है वहां पर कि वहां पर रेत जमा है, बड़ा सुंदर लगता है बीच। आप उसमें घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नदी के किनारे नहीं जाएंगे आप। समझ में आया? हाँ। क्योंकि इसी इंस्टीट्यूट में एक बच्चा बता रहा था कि वो कभी गए थे तो उनके साथ का कोई क्या हो गया था, और ऋषिकेश में तो एक दो बार हमने भी देखा है, बिना लाइफ जैकेट के अगर आप जाओगे और अगर आप किसमें फंस गए, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, जहाँ पे नदी का मेंडर होता है ना, तो नीचे क्या होता है, पानी खींचता है, वो ऊपर से शांत दिखेगा, नीचे से क्या। तो जब भी गंगा जी में उतरे, इसीलिए जितनी भी राफ्टिंग कंपनीज हैं वो बार बार आपको क्या बोलती हैं, नदी के किनारे अगर आप आचमन करने भी जा रहे हैं तो भी आप लाइफ जैकेट पहन के ही जाएंगे। लेकिन लोग नहीं मानते, क्या करें। तो भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड विशाखापट्टनम 1966, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड नैनी इलाहाबाद 1965, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड कर्नाटक आंध्र प्रदेश संयुक्त उपक्रम। इवन जब समुद्र में भी जाएं आप तो लाइफ जैकेट पहन के जाएं। अपनी खरीद लो यार, 5,000 रुपए की आ जाएगी अच्छी वाली। क्या सबसे बड़ी चीज क्या होती है? जीवन होता है, फन नहीं होता है। क्या होता है कि फन? हाँ, जीवन होता है। मैं तो कहता हूं कि जब आप हिमालय पर जाएं तो एक अपना स्लीपिंग बैग जरूर खरीद लें। इस बहाने चाहे कितनी व्यवस्थाएं क्यों ना हो, अगर आप ऐसे जगह जा रहे हैं जहां हिमपात हो रहा है तो अपना स्लीपिंग बैग खरीद के रखो। -10 -20 डिग्री का एक स्लीपिंग बैग लेके जरूर जाएं। क्योंकि कुछ स्थल ऐसे हैं, जब जैसे पर्यटन स्थल ऐसे हैं, कई बार ऐसा होता है कि जगह ही नहीं मिलती है, तब क्या करोगे? एक टेंट खरीद के रख लो, या एक स्लीपिंग बैग तो कम से कम खरीद के रखो। स्लीपिंग बैग के अंदर बाहर भी लेटोगे ना कहीं किसी की छांव में, किसी रॉक की छांव में, तो मरोगे नहीं सुबह तक। लेकिन अगर ऐसे ही बैठे रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। और जब कभी पानी की तरफ जाएं तो हमेशा क्या, उल्टा मत बोलो, पानी में लाइफ जैकेट, और जहां हिमालय वाला क्षेत्र होता है वहां पर स्लीपिंग बैग और फर्स्ट एड बॉक्स, ये 2 चीजें जरूर होनी चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, महंगे महंगे कैमरे ले जा रहे हैं, महंगे महंगे ड्रेसेस ले रहे हैं, महंगी महंगी स्टिक्स ले रहे हैं, महंगे महंगे रक्षक ले रहे हैं, सब कुछ रख रहे हैं, सब प्रसाधन के सारे सामान रख रहे हैं, खाने पीने का सामान रख रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं रख रहे जो जरूरी है। टॉर्च हो गई नंबर 1, नंबर 2 स्लीपिंग बैग हो गया, नंबर 3 फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, नंबर 4 पानी तो बहुत है, फिर भी रखना चाहिए। चलो पानी में बता दूं मैं आपको, क्लोरीन की गोलियां रख दी जो पानी को क्या करती हैं। कई बार क्या होता है कि धारे का पानी है लेकिन वैसे तो शुद्ध होता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि क्या करे, प्रॉब्लम करे आपको, है ना, कठोर जल है ना, इस तरह की चीजें रखे भाई। अगला है त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड नैनी इलाहाबाद 1965 में बना। ये तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है ये। ऐसे नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड जादवपुर कोलकाता में है। ऐसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT बेंगलुरु, इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड की कंपनी के सहयोग से 1963 ईस्वी में की गई थी। इसके अधीन 5 कारखाने कार्यरत हैं। बेंगलुरु, पिंजौर हरियाणा में पड़ता है, पिंजौर गार्डन भी है, पिंजौर गार्डन किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? पिंजौर गार्डन। ऐसे ही कालामशेरी केरल में, श्रीनगर और हैदराबाद HMT। भारी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग के अंतर्गत शक्ति उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में प्रयुक्त होने वाले जनरेटर्स, बॉयलर्स, टर्बाइंस, ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर्स आदि के उपकरण सम्मिलित हैं। भारत में भारी विद्युतीय उपकरणों का निर्माण 1956 में भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड HEL
भोपाल में HEL की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। 1964 में स्थापित BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र का विशालतम उपक्रम है। बड़ा गर्व होता है हमारे हरिद्वार में, उत्तराखंड में। BHEL कहां पर है, सुना है? भेल, हाँ, गेल, भेल, सेल, सब भारत में कंपनियां हैं ये। तो 1964 में स्थापित हुआ कौन? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, सार्वजनिक क्षेत्र का विशालतम उपक्रम है जो 500 मेगावाट तक के स्टीम टर्बाइन्स, उच्च दाबीय बॉयलर, टर्बोसेट्स, ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर्स आदि बनाता है। TCS में पूछा किसी से इंटरव्यू में, कहां से आए हो? BHEL से आए हूं। उन्होंने कहा क्या बनता है वहां पर? पता ही नहीं था उसको। पता होना चाहिए आपको, अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हो तो BHEL में क्या बनता है? 500 मेगावाट तक के स्टीम टर्बाइन्स बनते हैं। जितनी भी ये टर्बाइन बन रही है ना, अरे टर्बाइन घूमेगी तभी तो बिजली पैदा होगी भाई। किस धातु की बनती है टर्बाइन? सोने की, चांदी की, निकिल की, लोहे की, तांबे की, किस चीज की बनती है टर्बाइन? क्योंकि लोहे की बनाओगे तो जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अभी मैंने एक थोड़ा क्वेश्चन पूछा था आपसे थोड़ी देर पहले, पिंजौर गार्डन, हाँ, औरंगजेब ने बनवाया था पिंजौर गार्डन। कंफर्म हो? हाँ जी, पिंजौर गार्डन कंफर्म हो? किताब में मिल गया? अब बताओ मुझे, मैं क्या बोला आपको? टरबाइन किस धातु की बनती है? टरबाइन में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? निकिल होती है कि लोहा होता है? निकिल। क्यों? लोहे की बनाओगे क्या होगा? जंग लग जाएगा। स्टीम भी लगाओगे तो भी जंग लगेगा। तो 1964 में स्थापित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, सार्वजनिक क्षेत्र का विशालतम उपक्रम है जो 500 मेगावाट तक के स्टीम टरबाइन, उच्च दाबीय बॉयलर, टर्बोसेट्स, ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर्स आदि बनाता है। ट्रांसफॉर्मर्स पढ़े हैं? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्यों लगे होते हैं ये ट्रांसफॉर्मर? बताओ। आपके छोटे छोटे अप्लायंसेज होते हैं, उनमें भी लगते हैं ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज जो होते हैं। उच्च विभव की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की उच्च प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए क्या लगाए जाते हैं? ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आज ही साइंस वालों, क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर? क्यों लगाए जाते हैं? अरे भैया, टीरी से माना उत्तर प्रदेश में बिजली भेजनी है और भेजते रहेंगे तो क्षय हो जाएगा, ऊर्जा क्षय हो जाएगा, इसलिए जगह जगह पर क्या ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं। ठीक है? और वो डायरेक्ट लाइन होती है, डायरेक्ट करंट होता है। वो क्या होता है उसको, और जो हमारे घरों में आता है वो इनडायरेक्ट करंट होता है। ट्रांसफार्मर की वजह से ही आता है क्या? प्रत्यावर्ती धारा जिसको बोलते हैं। चलो, BHEL की 6 इकाइयां हैं। कहां कहां पर है? भोपाल में है। एक तो कहां है? भोपाल। किन नदियों के बीच में? भोपाल पार्वती और बेतवा नदी के बीच में भोपाल। किसके बीच में? पार्वती और बेतवा के बीच में भोपाल। दूसरा तिरुचिरापल्ली, तीसरा हैदराबाद, चौथा जम्मू, पांचवा बेंगलुरु, छठा हरिद्वार। छठा हरिद्वार में अवस्थित है। तो 6 इकाइयां हैं BHEL की। BHEL मलेशिया, पश्चिमी एशिया, अफ्रीकी देशों के विद्युतीय उपकरणों को निर्यात करता है। हमसे लोग लेते हैं, अन्य देश, मलेशिया लेता है, पश्चिमी एशिया लेता है, अफ्रीकी देश हमसे विद्युतीय उपकरणों का मांगते हैं। अगला मैसर्स ABL दुर्गापुर, पावर बॉयलर बनाने वाली एक बड़ी इकाई है। मैसर्स ABL दुर्गापुर पावर बॉयलर बनाने वाली एक बड़ी इकाई है। ऐसे ही 1954 में रूपनारायणपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री विद्युतीय केबल बनाती है। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री विद्युतीय केबल बनाती है। इसकी द्वितीय इकाई हैदराबाद में अवस्थित है। एक हो गई कहां? रूपनारायणपुर पश्चिम बंगाल में, दूसरी हो गई हैदराबाद में। केबल समझते हो? तार। केबल मतलब तार। वर्ष 2021-22 में भारत में कुल वस्तुगत निर्यातों में इंजीनियरिंग संबंधी वस्तुओं का जो योगदान था वो 26.59% था भाई। कितना? 26.59%। और मैं तो कह रहा हूं BHEL जैसे चल रही है उसी तरह अगर IDPL को भी पुनर्जीवित कर दिया जाए या उसके स्थान पर कुछ और कर दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को क्या मिल सकता है? उत्तराखंड के रोजगार मिल सकता है। लेकिन क्या करें, केंद्र की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सब कुछ है, जमीन है, सब सेटअप है।
हालांकि उसको तोड़ के बनाना पड़ेगा। एक जमाना था जब हम अंदर जाके गौरवान्वित महसूस करते थे। रूस के सहयोग से बना था आईडी पेन, है ना। पेंसिलिन बनता था वहां पर। क्या बनता था? क्या होता है पेंसिलिन? हाँ जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब घाव नहीं भर रहे थे ना, तब मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर की बात है, तब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया। आप दवाई लगाते रहो, टैबलेट खाते रहो, नहीं होगा सही जल्दी से। आप पेंसिलिन लगा दो तुरंत, अगर आप पे सूट होता है तो तुरंत सूख जाएगा वो घाव, जल्दी सही हो जाएगा। तो लड़ाइयां लड़नी थी, घाव हो रहे थे, कैसे सुखाना है उस घाव को? है पेंसिलिन। पर उससे पहले टेस्ट होता है पेंसिलिन लगाने से पहले। अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिर वो मिसाइल है, फिर तो किसके लिए। और लेकिन अगर सूट नहीं हुई तो फिर तो डेथ भी हो सकती है। ये इसलिए हल्का सा देते हैं पहले, और फिर चेक करते हैं कि रैशेस तो नहीं पड़ रहे हैं शरीर पर, कोई वो तो नहीं हो रहे, फफोले तो नहीं पड़ रहे हैं। अगर वहां पड़ेंगे तो फिर तब एंटीडॉट जो भी होता है वो देके उसको सही करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास प्रधानतः स्वतंत्रता के बाद हुआ। इसका प्रारंभ 1950 के दशक के प्रारंभ में रेडियो के विनिर्माण से हुआ। भाई वास्तविक उद्भव 1950 में बेंगलुरु के निकट इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ITI की स्थापना के साथ हुआ। इसकी 7 इकाइयां हैं। किसकी? हाँ जी, सबसे पहले रेडियो बना था। क्या बना था? मर्फी का रेडियो। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मर्फी ने। हाँ, किसने किया था? देखो चेक करो, रेडियो का आविष्कारक कौन है? हाँ? वास्तविक उद्भव 1950 में बेंगलुरु के निकट बेंगलुरु के निकट इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ITI की स्थापना के साथ हुआ। इसकी 7 इकाइयां बेंगलुरु, नैनी, रायबरेली, मनिकापुर, पलक्काद और श्रीनगर में स्थित है। मार्कोनी का, सॉरी, मर्फी नहीं हुई, मार्कोनी। रेडियो का आविष्कारक कौन है? मार्कोनी। भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BEL बेंगलुरु की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिरक्षा सेवाओं, ऑल इंडिया रेडियो तथा मौसम विभाग की इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए की गई थी। यह संस्थान पदार्थ के विकास, रडार और जल के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ सहयोग करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहां पर है? IIS कहां पर है? बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में है। इसरो के सहयोग से बेल GAAS, G कैपिटल A स्मॉल, A कैपिटल S स्मॉल, सोलर सेलों का विकास कर रहा है। बेल की 9 इकाइयां बेंगलुरु, गाजियाबाद, पुणे, पंचकुला, चेन्नई, हैदराबाद, कोटद्वार, मछलीपट्टनम और तलोजा में अवस्थित है। कोटद्वार, मछलीपट्टनम और तलोजा में अवस्थित है। भारत फिलीपींस, नेपाल, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, रूस, सिंगापुर तथा अफ्रीका देशों को इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान निर्यात करता है। भारत के समस्त निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का योगदान वर्ष 2020-21 में 3.5% से बढ़कर 21-22 में 3.7% रहने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी हम वो बात नहीं कर पा रहे जो हम अभी थोड़ी देर पहले हमने 26.59% जो था वो इंजीनियरिंग संबंधी वस्तुएं थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी हम पीछे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे, है ना। खाली ये तोते वाली शिक्षा काम नहीं करेगी। रटंत विद्या घुटंत पानी, ऐसी विद्या कभी ना आनी। बचपन से बच्चों के दिमाग को इसमें टेक्नोलॉजिकल बनाना पड़ेगा, उनको स्किल्ड करना पड़ेगा। आज भी बच्चा डरता है कोई चीज खराब हो जाए तो, फ्यूज नहीं लगा पाता घर में। कारण क्या है? क्योंकि उसको सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान दिया गया, प्रैक्टिकल नहीं दिया गया। जापान ने क्या किया? जापान ने अपने बच्चों को बचपन से ही क्या शिक्षा दी? असेंबल करने की। छोटे छोटे उपकरण जो होते हैं उनको क्या करने की, पॉकेट मनी निकालते थे वहां के बच्चे। बाद में वही लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? खाली पैसे और पूंजी से नहीं होता है भाई, थोड़ा ज्ञान भी तो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ECIL बोलते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ECIL की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हैदराबाद की स्थापना 1970 में स्वदेशी प्रौद्योगिकी से हुई थी। यह नाभिकीय कार्यों तथा मेडिकल, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ट्रांजिस्टराइज्ड मॉड्यूलर सिस्टम तैयार करता है। ट्रांजिस्टराइज्ड मॉड्यूलर सिस्टम तैयार करता है।
इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक पुणे तथा द्वारा सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के विकास के रूप में हुई है। इसने ओएनजीसी के लिए भूकंपीय आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए सॉफ्टवेयर के विकास किए। क्या किए हैं? ऐसे ही आपकी सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी इंडस्ट्री, आधुनिक सूचना क्रांति का सूत्रपात प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्थर सी क्लार्क की संकल्पना से शुरू हुआ था। तो आईटी के पापा कौन है? आर्थर सी क्लार्क। सूचना क्रांति का सूत्रपात प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्थर सी क्लार्क की संकल्पना से शुरू हुआ। आज संचार के विभिन्न आधुनिक साधनों ने समस्त विश्व में क्रांति मचा दी है। यह क्रांति विश्व के समस्त क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इन परिवर्तनों ने दूरियों को इस सीमा तक घटा दिया है कि संपूर्ण विश्व एक वैश्विक गांव सा लगने लगा है। संपूर्ण विश्व सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही भूमंडलीयकरण संभव हो पाया है। ग्लोबलाइजेशन क्यों संभव हुआ? आईटी की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। सबसे बड़ी चीज इस समय क्या है? इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ी चीज क्या है? कंप्यूटर तथा दूरसंचार, रेडियो, टेलीविजन सहित इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार सूचना प्रौद्योगिकी के अभिन्न अंग है। कंप्यूटर हो गया, दूरसंचार, रेडियो, टेलीविजन, ये सब। सूचना प्रौद्योगिकी वास्तव में एक विचार आधारित उद्योग है। किसी व्यक्ति के एक विचार हमारे जीवन तथा कार्यशैली को बदल सकते हैं। इस विचार को एक उत्पादन में बदलने के लिए जोखिम तथा पूंजी आवश्यक होती है, जिसके लिए इंजीनियरिंग तथा कंप्यूटर में दक्ष व्यक्तियों की आवश्यकता होती है ना। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में 1946 में सैन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। 1970 तथा 1980 के दशकों में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्भव से विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। भारत में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास 1984 में प्रारंभ हुआ। इसीलिए बोलते हैं राजीव गांधी को, कंप्यूटर कौन लाए? कि राजीव गांधी लेके आए। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पेटी, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पेटी, चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महान नेता बनकर उभरा है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा बेंगलुरु को चौथा सर्वोत्तम प्राविधिक नवाचारों का ग्लोबीय केंद्र यानी ग्लोबल हब ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन घोषित किया गया है। ग्लोबल हब ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन घोषित किया गया है। यहां सॉफ्टवेयर कंपनियों की संख्या सर्वाधिक 300 से अधिक है। कहां पर? बेंगलुरु में, जिसमें 50 बहुराष्ट्रीय हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज है। इसे भारत की सिलिकॉन घाटी है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। यहां 1.5 लाख प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर कार्यरत है, जो विश्व के किसी भी नगर में सर्वाधिक है। इन्फोसिस तथा विप्रो विश्व के अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनियों में गिनी जाती है। किसका है विप्रो? अजीज प्रेम जी का। और इन्फोसिस किसका है? हाजी, विप्रो किसका है? अजीज प्रेम जी का है ना शायद। नारायण मूर्ति जी का इन्फोसिस है और अजीज प्रेम जी का क्या है? विप्रो। नारायण मूर्ति जी की वाइफ को सुनिएगा कभी, क्या स्ट्रगल किया था नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस बनाने के लिए। बड़ी इंटेलेक्चुअल लेडी हैं और उम्र के इस पड़ाव में भी इतना अच्छा बोलती हैं, इतना अच्छा इंग्लिश है, इतने अच्छे, मतलब क्या, बहुत अच्छी स्पीकर है, बहुत अच्छी क्या बोल सकते हैं आप, मोटिवेटर है ना। हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ऐसी महिला, वो मतलब महिला को देख के ही लगता है कि वास्तव में उनके पति की सफलता में क्या उनका हाथ क्या सर्वस्व होगा। बिल्कुल। चलो जी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भारत में तीव्रतम विकासशील क्षेत्र है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2009-10 में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान 6.1% था, जो वर्ष 2020 में बढ़कर 8% हो गया है। कितना? विगत कुछ वर्षों में अत्यंत मांग के कारण भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीव्र वृद्धि वाला सूचना प्रौद्योगिकी बाजार बन गया है। भारतीय कंपनियां ग्रीनफील्ड पहलों, सीमा पर विलयनों और अधिग्रहणों, अधिग्रहण बोलते हैं एक्विजिशन, है ना, अधिग्रहणों, भागीदारिता और स्थानीय अधिग्रहण अलग होता है भाई, लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण, एक्विजिशन, भागीदारिता और स्थानीय कंपनियों के साथ गठबंधन करके अपनी वैश्विक सेवा सुपुर्दगी सक्षमताओं में विस्तार कर रही है। इससे इन कंपनियों को नई सेवा की एक छोर से दूसरे छोर तक सुपुर्दगी निष्पादित करने में समर्थता प्राप्त होती है।
माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और एसएपी जैसी वैश्विक सॉफ्टवेयर दिग्गजों ने भारत में महत्वपूर्ण विकास केंद्र स्थापित कर लिए हैं। भारत में अधिकतर कंपनियों ने पहले ही अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं और संव्यवहारों को आईएसओ, सीएमएम और सिक्स सिग्मा जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों से सुसज्जित किया। ये अंतरराष्ट्रीय मानक होते हैं आईएसओ, सीएमएम और सिक्स सिग्मा काफी बड़ा वो है। इससे भारत को विश्वसनीय स्रोतों के रूप में स्थापित करने में मदद मिली है। भारतीय दूरसंचार संजाल यानी इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क का स्थान चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर बड़े संजाल के रूप में है। दूरभाषों की संख्या सितंबर 2022 तक देश में 1171.77 मिलियन हो गई थी। टेली घनत्व जो दूरभाष मापन की महत्वपूर्ण संकेत है, जो कि 84.85 प्रति 100 व्यक्तियों पर हो गया है। इतना टेली घनत्व मतलब हमने अपने सामने बढ़ते हुए देखा है। आज से 10 साल पहले टेली घनत्व बहुत कम था और आज 84.85 पर 100 व्यक्ति, कितना, और 2024 चल रहा है। अब तो आंकड़ा और आगे बढ़ गया हो, क्योंकि और कुछ चल रहा हो, लेकिन मोबाइल की खरीद फरोख्त तो चल रही है। तो एक अच्छा मोबाइल हर एक व्यक्ति की, भारत के प्रत्येक नागरिक की इस समय क्या है, चाहत है। एक मतलब महंगा और अच्छा मोबाइल जिसमें कि क्या हो, सारी सुविधाएं हो। किताबों के लिए नहीं है ऐसा। एक नए शायर है, नाम नहीं जानता मैं, उन्होंने कहा है कि अद बसे शहर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर एक सवाल का गलत जवाब लेके आए थे, प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे। हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे। तो किताबों के लिए क्या है। चलिए जी, तो इसके बाद में अगले लेक्चर में अब ऑटोमोबाइल उद्योग और पेट्रो रसायन उद्योग के बारे में बताऊंगा। आईफोन लेना है, हाँ जी, क्या गजब किया इन लोगों ने भाई, किताब कोई ले ही नहीं रहा है ना, किताब कोई नहीं ले रहा है। इस पर किसी कवि ने कहा भी है मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या कहा। हाँ, सुनना चाहेंगे? थोड़ा ध्यान आने दो मुझे। हाँ हाँ, अद बसे शहर में अपने ख्वाब लेके आए थे, अद बसे शहर में अपने ख्वाब लेके आए थे, और कुछ ऐसा था कि मतलब प्यार की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे। नहीं आया समझ में? प्रेम की गली में, हाँ, प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे, अद बसे शहर में अपने ख्वाब लेके आए थे। कुछ ऐसा है, बड़ा अच्छा मतलब यंग कवि है वो, उसने उसकी लाइनें जो है बड़ी गजब की है। प्रेम उन्हीं के बीच में है जो क्या कर रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, और हम बहुत खराब हैं, हम क्योंकि किताबों की बात कर रहे हैं तो हम क्या है, खराब है। चलो, ऑटोमोबाइल उद्योग भाई जरा देखना, ढूंढो उसे, पूरी लाइन क्या है उसको। अपने ख्वाब लेके आए थे, अद बसे शहर में अपने ख्वाब लेके आए थे। युवा कवि है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अगला ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में बता रहा हूं मैं। हाँ जी।